क्रिकेट खेल है जोश का, जज्बे का और सबसे बढ़कर अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट्स का। लेकिन अगर मैं कहूँ क्रिकेट हिस्ट्री में कुछ मैचेस ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं। क्या होगा, कौन कितने रन्स बनाएगा, कौन कितने रन्स देगा और आखिर में रिजल्ट क्या आएगा, ये सब पहले से तय था। तो शायद आपको यकीन नहीं आएगा, जी हाँ, क्रिकेट हिस्ट्री के कुछ बड़े अपसेट्स, चंद शानदार कामयाबियाँ और किसी टीम की अपसेट हार, इन सब के पीछे कुछ ऐसे लोग थे जो दूर से बैठे डोरे हिला रहे थे और खिलाड़ी उनके इशारों पर नाच रहे थे। इसमें अंडरवर्ल्ड भी शामिल थी और हाँ, उनके डॉन दाऊद इब्राहिम भी। ये कहानी है क्रिकेट के डार्क साइड की, यानी मैच फिक्सिंग की। और आज हम बात करेंगे इंडिया के उस मैच फिक्सिंग स्कैंडल की जिसने पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को हिला कर रख दिया था। ये सब उस इंडिया में हुआ जहां क्रिकेट खेल नहीं बल्कि रिलीजन है, जहां क्रिकेट मजहब, कम्युनिटी, कास्ट, क्लास, जबान और रीजन हर बैरियर को तोड़ता है। लेकिन जो खेल सबको यूनाइट करता है उसी ने सबको तोड़ कर रख दिया, चंद लोगों की वजह से, जिनके लिए क्रिकेट की वैल्यू सिर्फ इतनी थी कि वो इससे पैसा कमा सकें। अंधा पैसा, काला पैसा। ये कहानी है लालच की, अपने मुल्क को बेचने की। ये कहानी है ऐसे स्कैंडल की जिसने एक नहीं, दो नहीं, कई कप्तानों और खिलाड़ियों का करियर ख़त्म कर दिया। ये कहानी है इंडियन मैच फिक्सिंग स्कैंडल सन 2000 की। वो स्कैंडल जिसने जेंटलमैन्स गेम को करप्ट कर दिया। और ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक फ़ोन कॉल की वजह से। आज रफ्तार स्पोर्ट्स पर इसी हवाले से बात करेंगे। तो आइए आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ चलते हैं क्रिकेट हिस्ट्री के डार्केस्ट चैप्टर की तरफ। 90s क्रिकेट के उरूज का ज़माना था। क्रिकेटर्स ऐसे मशहूर हो रहे थे जैसे बॉलीवुड के हीरोज़ होते थे। फिल्में देखने के लिए तो फिर भी सिनेमा घर जाना पड़ता था, लेकिन क्रिकेट तो टीवी पर लाइव भी आती थी। केबल टीवी घर घर पहुंच चुका था और हर मैच एक इवेंट होता था और हर टूर्नामेंट एक फेस्टिवल। लेकिन दिल से क्रिकेट को चाहने वालों को अंदाज़ा नहीं था कि जहां एक मैच मैदान में हो रहा है वहीं एक मैदान से बाहर भी खेला जा रहा है। एक गंदा और घटिया खेल, डार्क साइड जो किसी को नज़र नहीं आती थी, वो थी जुआ। क्रिकेट पर जुआ खेला जाता था, शर्तें तो लगती थी, लेकिन मसला तब पैदा हुआ जब बड़े लोग जुआ खेलने लगे। इन्फ्लुएंशियल लोग, असरो रसूख रखने वाले लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की धुन में उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया और क्रिकेट वर्ल्ड पर उनके काले साए बढ़ते चले गए। फिर ऐसे लोगों के हाथ क्रिकेटर बल्कि हर बड़े क्रिकेटर तक पहुँचे। लेकिन उसका पता कैसे चला? मैचेस में अक्सर ऐसे मंजर देखने को मिलते थे जैसे मशकूक हरकतें, अचानक किसी का हार जाना, अचानक जीत जाना, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि जून 1997 में पहली बार मीडिया पर वो आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। जून 1997, इंडिया की आउटलुक मैगजीन में एक कवर स्टोरी छपी, इंडियाज वर्स्ट केप्ट सीक्रेट। इसी स्टोरी में इंडिया के ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर ने एक बॉम्ब शेल इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए उन्हें एक बड़ी रकम ऑफर की गई थी। कहा गया कि स्टैंडर्ड से नीचे खेलना है, 25 लाख रुपए मिलेंगे। और ये ऑफर किसी और ने नहीं, एक टीम मेट ने ही की थी। ये थी सिंगर ट्रॉफी 1994, श्रीलंका में होने वाला एक टूर्नामेंट जो बाद में फिक्सिंग के हवाले से बहुत बदनाम हुआ। इंडिया ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में भी ये टूर्नामेंट इन्वेस्टिगेशंस की जद में आया। इस टूर्नामेंट के कई मैचेस पर शक का इज़हार किया गया, बल्कि कई खिलाड़ियों को सजाएं भी हुई। यानी हम कह सकते हैं कि मनोज का बयान मुकम्मल तौर पर गलत नहीं था, लेकिन एक मसला था, उन्होंने उस वक्त किसी खिलाड़ी का नाम नहीं बताया। शायद यही वजह थी कि लोगों ने मनोज की बात को सीरियस नहीं लिया। लेकिन जितना हंगामा खड़ा हो चुका था, बीसीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया और जब तहकीकात मुकम्मल हुई तो कुछ भी साबित नहीं हुआ। मनोज प्रभाकर की रही सही इज्जत भी खत्म हो गई। बोर्ड इतना नाराज हुआ कि उसने उन पर और आउटलुक मैगजीन पर 5 करोड़ का दावा कर दिया। मामला ख़त्म हो गया। क्रिकेट वैसे ही चलना शुरू हो गई जैसे पहले चल रही थी। शायद अंदर ही अंदर वही कुछ हो भी रहा था जो पहले होता रहा है। और फिर सब कुछ सामने आ गया, बिल्कुल अचानक। सन 2000, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम इंडिया के टूर पर आई हुई है और इंडिया को इंडिया में धो रही है। मुंबई और बेंगलोर दोनों जगह होने वाले टेस्ट मैचेस जीते और सीरीज में क्लीन स्वीप किया। और फिर वनडे सीरीज भी हुई जहां कई जानदार मैचेस देखने को मिले और इंडिया बड़ी मुश्किल से सीरीज जीता। इन 7 में से एक मैच भी दिल्ली में नहीं था। लेकिन ये कहानी फिर भी शुरू हुई दिल्ली से। असल में उन दिनों दिल्ली को एक बड़े प्रॉब्लम का सामना था। शहर में भत्ते के वाकयात बढ़ते जा रहे थे
और लोगों की शिकायतें भी बढ़ रही थी। ये कंप्लेंट्स असली हैं या ऐसे ही अफवाहें हैं, ये जानने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक काम किया। उसने मुख्तलिफ कॉल्स टेप करना शुरू कर दी और इसी दौरान उन्हें एक ऐसी कॉल मिली जिसने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बुकी और एक खिलाड़ी के दरमियान फिक्सिंग के लिए होने वाली गुफ्तगू पकड़ी गई और ये बात कोई और नहीं, उस वक्त के क्रिकेट वर्ल्ड के सबसे कामयाब कैप्टन हैंसी क्रोनिये कर रहे थे, जो तय कर रहे थे कि कौन सा खिलाड़ी कितने रन्स बनाएगा और इस काम के कितने रुपए मिलेंगे। वैसे हैंसी क्रोनिये की लाइफ पर रफ्तार स्पोर्ट्स ने एक वीडियो भी बनाई है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये 7 अप्रैल सन 2000 का दिन था। दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें जो कुछ बताया वो कुछ ही देर में जंगल की आग की तरह फैल गया। It emerges that the one-day international cricket matches between India and South Africa played recently in India were fixed. ऐसा कैसे हो सकता है? वो खिलाड़ी जिसके बारे में कोई शक भी नहीं कर सकता, वो फिक्सिंग जैसे काम में मुब्तला हो। हैंसी ने कहा उसने ऐसा कुछ नहीं किया। Never received any sum of money for any match that I've been involved in, and I've never ever approached any of the players. साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। Allegations are outrageous. It's libelous. It's defamatory. लोगों को भी यकीन नहीं आ रहा था, बल्कि उनका कहना था कि अगर हैंसी क्रोनिये फिक्सर है तो फिर दुनिया का कोई भी खिलाड़ी मासूम नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत यही थी और ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, सच सामने आ गया। जिस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था, अब सबके सामने थी, ये कि क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होती है और हैंसी क्रोनिये जैसा कैप्टन भी इस काम में मुलव्वस हो सकता है। और फिर ये सवाल पैदा हुआ कि इंडियन खिलाड़ी फिक्सिंग से कैसे बचे रह सकते हैं। खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के पकड़े गए, लेकिन ये इंडियन क्रिकेट थी जो अंदर तक हिल गई थी। लावा अंदर ही अंदर पक रहा था, लेकिन उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। टेम्परेचर बढ़ने लगा, एक के बाद दूसरा बयान सामने आने लगा, यहाँ तक कि कपिल देव ने कहा जिसने भी ऐसी हरकत की है उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। If anybody in the world have done something this bad should be hanged. लेकिन फिर भी लोग फिक्सिंग पर बात नहीं कर रहे थे, सब ने चुप साथ ली थी। तब एक सहाफ़ी अनिरुद्ध बहल ने एक वेबसाइट बनाई, नाम था तहलका.com, और उसने वाकई तहलका मचा दिया। इंडिया में पहली बार उन्हें स्पाई कैम इस्तेमाल करने का ख्याल आया और फिर वो ये आइडिया लेकर पहली बार गए मनोज प्रभाकर के पास, यानी उनके पास जो कह कहकर थक गए थे और कोई उनकी सुन नहीं रहा था। लेकिन अब सुनेगा, क्योंकि तहलका का आइडिया था कि सच जानने के लिए क्रिकेटर्स और उनसे जुड़े लोगों के खुफिया इंटरव्यूज़ किए जाएं। और ये काम किया अनिरुद्ध और मनोज प्रभाकर ने। दोनों इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में गए, कई खिलाड़ियों और क्रिकेट से वाबस्ता लोगों से मिले, ऐसे लोगों से जो फिक्सर्स तो नहीं थे लेकिन उनके पास मालूमात ज़रूर थी। मनोज ने पहला टारगेट बनाया उन खिलाड़ियों को जिनके साथ वो सालों तक खेले थे, और उनकी ये कैंपेन मुकम्मल होते ही एक फिल्म रिलीज़ हो गई, नाम था Fallen Heroes. It was 2 videotapes of 45 minutes each, titled Fallen Heroes, the inside story of a nation betrayed that exposed their alleged doublespeak. अब सब कुछ सामने आ चुका था, सबको पता चल चुका था कि मैच फिक्सिंग हो रही है, धमाका हो चुका था। बल्कि एक मिनट, इससे बड़ा धमाका अभी बाकी था। मनोज प्रभाकर अब उसी खिलाड़ी का नाम सामने लाने वाले थे जिसने उन्हें फिक्सिंग की पेशकश की थी, और उन्होंने नाम लिया कपिल देव का, इंडिया के सबसे बड़े हीरो, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। और हाँ, वही कपिल जिन्होंने कहा था कि फिक्सिंग करने वाले खिलाड़ियों को फांसी दे देनी चाहिए। उसी कपिल ने बकौल मनोज उन्हें 25 लाख ऑफर किए थे। ये खबर ऐसी थी कि सुनकर लोग सुन हो गए। कपिल का एक जज्बाती इंटरव्यू सामने आया। Oh, who's Prabhakar ready to face? Does he have a guts to face me? क्या ये सबसे बुरी खबर थी या इससे भी बुरी खबर अभी बाकी थी? लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बात बढ़ते बढ़ते पार्लियामेंट तक पहुंच गई, जहां मामले की तहकीकात का मुतालबा हुआ और वजीर खेल के कहने पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसे ये जानना था कि प्रभाकर के बयान में कितनी सच्चाई है। इन्वेस्टिगेशन का आगाज हो गया। पहले ही हफ्ते में मुल्क भर से टॉप 200 बुकीज गिरफ्तार किए गए। पता चला कि ये बुकीज बड़े बड़े क्रिमिनल्स के लिए काम करते हैं जो यूएई में रहते हैं। और इस बात के साथ ही कहानी में एक नया शहर एंटर होता है, शारजाह। जी हाँ, वही क्रिकेट का मरकज़ शारजाह। उस ज़माने में हर क्रिकेट फ़ैन का ख्वाब होता था कि वो शारजाह में पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखे, क्योंकि शारजाह में मैच देखना स्टेटस सिंबल था। फिल्म स्टार से लेकर सियासतदानों तक शारजाह में सब के सब नज़र आते थे।
लेकिन उनके बीच कुछ ऐसे लोग भी होते थे जिन्हें किसी क्रिकेट मैदान पर नहीं होना चाहिए था, जैसा कि दाऊद इब्राहिम। जी हाँ, 90s में क्रिकेट वर्ल्ड पर अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस हो रहा था। यानी अगर कोई इस धंधे में मुलविस ना होना चाहे, फिक्सिंग ना करना चाहे, तो डराया और धमकाया भी जाता था। जी हाँ, ये दुनिया आपके अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। तभी तो कोई इस बारे में बात नहीं करता था। यहाँ तक कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो भी नहीं बोले। तब साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडिया को पहला क्लू दे दिया। हुआ ये कि साउथ अफ्रीका में मैच फिक्सिंग की तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया गया था, किंग कमीशन, जिसके सामने हैंसी क्रोनिये ने एतराफ़ किया कि हाँ, उन्होंने मैच फिक्सिंग की है। I failed in my moral and professional duties. I was not honest and I apologize unreservedly. और बताया कि उसकी मुलाकात एक इंडियन बुकी M.K. गुप्ता से हुई थी, मुकेश कुमार गुप्ता से, और इसी ने कहा था कि हैंसी क्रोनिये साउथ अफ्रीका के दूसरे प्लेयर से भी बात करें और इस काम के लिए तकरीबन $30,000 दिए थे। He asked me to speak to the other players and gave me approximately $30,000 in cash. मुकेश ऐसा बुकी था जो इंडियन CBI की लिस्ट में नहीं था। किसी को पता नहीं था कि वो कौन है। तलाश शुरू हो गई। दिल्ली से आगाज़ हुआ, लेकिन वो कहीं नहीं मिला क्योंकि वो अंडरग्राउंड था। लेकिन एक दिन आया जब एक इन्फॉर्मर ने CBI को ये बताया कि एक शख्स गिरफ्तारी देना चाहता है जिसका नाम है M.K. गुप्ता। CBI ने अपने एक एहलकार नीरज कुमार को भेजा, जिसने एक होटल में मुकेश से मुलाकात की और फिर उन्हें CBI ऑफिस ले आए। और यहाँ कई इंकशाफात हुए कि बुकीज़ कैसे काम करते हैं। और जो बात सबसे ज़्यादा हैरत की थी वो ये कि वो लोकल टैलेंट को नज़र में रखते हैं। ऐसा टैलेंट जो उनके ख्याल में आगे जाएगा और वो इसे अपने वक्त में इस्तेमाल करेंगे। मुकेश गुप्ता ने भी एक टैलेंट को भांप लिया था जिसका नाम था अजय शर्मा। एक बार जब अजय ने लोकल क्रिकेट में सेंचुरी बनाई थी तो मुकेश ने उनकी जेब में 100 रुपये डाल दिए और कहा, मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ। अजय को नहीं पता था कि उस इनाम के पीछे क्या है। जी हाँ, बुकीज ऐसे ही काम करते हैं। वो एक ही खिलाड़ी पर कई साल लगा देते हैं और फिर कहीं जाकर उससे पहली डिमांड करते हैं। तब तक उनकी दोस्ती चलती रहती है, उन पर पैसा खर्च करते हैं, तोहफे देते हैं, पार्टीज़ में ले जाते हैं, लड़कियों से दोस्तियां भी करवाते हैं और हाँ, शराब से भी, जो उस काम में बहुत काम आती है। और जब बुकी को मौका मिलता है तब पहली डिमांड हो जाती है। मुकेश के अंदाज़ों के ऐन मुताबिक अजय इंडियन नेशनल टीम तक आ गए और उसके साथ ही मुकेश को अंदर की मालूमात मिलने लगी, जिसके ज़रिए उन्होंने बहुत माल बनाया और इस माल में अजय को भी अपना शेयर दिया। और फिर ये अजय शर्मा ही थे जिन्होंने मुकेश गुप्ता की मुलाकात टीम इंडियन कैप्टन से करवाई। जी हाँ, मोहम्मद अजहरुद्दीन से, सन ऑफ हैदराबाद, एक जनरेशनल टैलेंट जो बाद में फिक्सिंग के ब्लैक होल में गिरता चला गया। अजहरुद्दीन और अजय शर्मा की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। एक मरतबा अजहर ने अजय से कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड एक फ़ैशन शो कर रही है जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, तकरीबन 1 करोड़ रुपए। ये उस ज़माने की बहुत बड़ी रकम थी। ये सुनने के बाद अजय ने कहा कि एक बंदा है जो ये पैसे दे सकता है और फिर उन्होंने दिल्ली के ताज पैलेस होटल में अजहरुद्दीन की मुलाकात मुकेश गुप्ता से करवाई। मुकेश ने कहा कि मैं 50 लाख आज ही दे सकता हूँ, बाकी पैसे बाद में मिलेंगे। इसके बदले में मुकेश को क्या मिला? ये कि इंडियन टीम का कैप्टन अब उनकी जेब में था। यूं अजहर इस दलदल में फंसते चले गए। CBI ने अजहर का कॉल डाटा देखा तो हैरान रह गई। उनके कई बुकीज से राब्ते थे, बल्कि वो तो अंडरवर्ल्ड डॉन से भी बात करते थे। फिर अजहर का लाइफ स्टाइल भी बहुत तेज़ी से बदलता नज़र आ रहा था। वो लंदन के महंगे तरीन मॉल से शॉपिंग करते, लेकिन उनके बिल्स कोई और अदा करता था। और जब सब सबूत मिल गए तब वक्त आ गया कि अब अजहरुद्दीन से बात की जाए डायरेक्ट। तब उन्हें CBI हेडक्वार्टर बुलाया गया। जो होने वाला था अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। सब कुछ अजहर के सामने रख दिया गया। उनकी प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड, महंगी गाड़ियों और घड़ियों की डिटेल्स और हाँ, फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी। और कहा गया कि मुकेश गुप्ता हमारे पास ही है, कहते हो तो उसे तुम्हारे सामने ले आते हैं। अब कुछ नहीं बचा था, अजहर को ज़बान खोलना पड़ी। उन्होंने मैच फिक्सिंग मान ली और जिस मैच का जिक्र किया वो था पेप्सी कप 1999 में पाकिस्तान और इंडिया का मैच, जो जयपुर में हुआ था। इस मैच के लिए अजहरुद्दीन को 10 लाख रुपए मिले थे और ज़्यादा वक्त नहीं लगा, CBI की रिपोर्ट सामने आ गई। अब क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम नहीं रहा था। इंडिया और पाकिस्तान में बड़ा सख्त रिएक्शन आया। एक पूरी जनरेशन थी जिसने क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया, हमेशा के लिए। लेकिन मज़े की बात, इंडिया में मैच फिक्सिंग क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था, इसीलिए खिलाड़ियों को अदालत में नहीं घसीटा गया। अब बॉल BCCI के कोर्ट में थी, जिसे अब लाजमन कुछ करना था। और फिर उसने अजहरुद्दीन पर लाइफ बैन लगा दिया। मोहम्मद अजहरुद्दीन,
is debarred from playing any cricket matches conducted or authorized by ICC BCCI for life. ये इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का ही नहीं, पूरी क्रिकेट वर्ल्ड के लिए दुख का दिन था। यूं नई सदी शुरू होने से पहले दुनिया भर में क्रिकेट बहुत जलील हुई। साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान और फिर इंडिया तक। सीबीआई की रिपोर्ट में सिर्फ इंडियन ही नहीं, 9 इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाम भी थे, जिनमें पाकिस्तान के सलीम मलिक का नाम भी शामिल था। वही सलीम मलिक जिन पर पाकिस्तान ने लाइफ बैन लगाया था। वैसे इस हवाले से भी हमने एक वीडियो बनाई है, चाहे तो आप ये भी देख लें। सवाल ये पैदा होता है कि अजहरुद्दीन ही सबसे बड़े मुजरिम थे या उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया? क्या सीबीआई की तहकीकात बिल्कुल ठीक थी या उनमें कोई मसला था? जो भी हो, अजहरुद्दीन मामला अदालत में ले गए। रिपोर्ट में जो भी लिखा हो, अजहरुद्दीन ने कभी एलानिया ये बात नहीं मानी कि उन्होंने सीबीआई को क्या कहा था। वो हमेशा खुद पर लगने वाले इल्जामात की तरदीद करते रहे। So you are saying that you never did anything wrong. So all this is just complete rubbish, the match fixing allegations. But although they said that you admitted to some of the match fixing and stuff and यहाँ तक के 2012 में एक हाई कोर्ट ने उन पर लगाई गई पाबंदी को गैर कानूनी करार दे दिया। वैसे अजय शर्मा पर भी लाइफ बैन लगा था और 2014 में दिल्ली की अदालत ने ये फैसला भी खत्म कर दिया। कपिल देव को किसी भी इल्जाम से बरी करार दे दिया गया। उनकी खुशी देखने वाली थी। इस फैसले पर उन्होंने कहा, अब मैं सुकून से सो सकता हूँ। I can go back and sleep properly. लेकिन प्रभाकर का क्या हुआ? उनके एम के गुप्ता समेत दीगर बुकीज के साथ राब्ते पाए गए और उन पर मैचेस में अंडर परफॉर्म करना भी साबित हुआ। जी हाँ, जिसने ये सारा हंगामा खड़ा किया था वो ही खुद इल्ज़ाम की जद में आ गया। मनोज प्रभाकर ने कहा कि अगर मैं ये हरकत करता तो कभी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता। इस चीज़ का ये अंत है तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिसने ये रेज किया मुद्दा पूरी पब्लिक के सामने, अगर मैं इस चीज़ का पार्ट होता तो मैं कभी ये चीज़ शुरुआत नहीं करता। फिर भी बीसीसीआई ने उन पर 5 साल की पाबंदी लगा दी। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई, इस पूरे मामले में जो कुछ भी सामने आया वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग था। फिक्सिंग की जड़ें कितनी गहरी हैं, कितने लोग इस काम में मुलव्वस हैं, और सबसे बढ़कर ये सवाल कि क्या फिक्सिंग आज भी होती है? इन सवालों के जवाब आज तक किसी के पास नहीं। क्रिकेट से हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट है। क्यों? क्योंकि चाहे कितने ही बुरे हालात क्यों ना हो, अगर हमारी टीम जीत जाती है तो लगता है जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। फिर यही खेल हमें दुनिया में शनाख्त भी देता है। जैसे रोनाल्डो पुर्तगाल को और मेसी अर्जेंटीना को आइडेंटिटी देते हैं। लेकिन हमारी इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका हर चीज़ को नापने का पैमाना सिर्फ एक ही है, वो है पैसा। ऐसे लोग अपनी लालच की वजह से उस चीज़ को भी ख़राब कर देते हैं जिनसे लोग मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट को भी।